Hello everyone, welcome back to the series of ancient history. Today we will be dealing with the Buddhist councils. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में और बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी ये। फिर उसके बाद हम और नई नई चीज़ें देखेंगे। तो बिफोर वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, अभी तक हमने देखा था कि जो हमारे बुद्धा थे उन्होंने अपने त्रिरत्नास दिए थे, जिसमें 3 चीज़ें उन्होंने सबसे पहले बताई थी। एक तो बुद्ध यानी कि एनलाइटनमेंट, दूसरा क्या था, दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी संघ, राइट। देन थर्ड थिंग ही टॉक्ड अबाउट द धम्मा। तो था क्या सर, जैसे बुद्ध थे, बुद्ध ने 35 ईयर्स ऑफ एज में निर्वाण प्राप्त किया था, अपनी एक अटेनमेंट कर ली थी निर्वाणा की, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उसके बाद उन्होंने संघ का ऑर्गेनाइजेशन किया था एंड धम्म को प्रमोट किया था अपने और मॉन्क्स के साथ मिलके। तो बुद्धा ने जितने भी अपने जो उनके डिसाइपल्स थे या उनके जो मॉन्क्स थे, उनके जो भी शिष्य थे, उनको जो भी कुछ टीचिंग्स दी, जो भी कुछ ज्ञान दिया, वो सब ओरली दिया। किस फॉर्म में दिया? ओरल फॉर्मेट में दिया। तो फिर जब 80 की एज में बुद्धा की डेथ होती है, फाइनली बुद्धा महापरिनिर्वाण की तरफ जाते हैं, तो तब डिसाइड हुआ कि भाई जितनी भी गौतम बुद्धा की टीचिंग्स थी वो सब तो हमारे पास ओरल फॉर्म में है, इसका कुछ रिटन फॉर्मेट तो हमारे पास है नहीं, तो अब हम क्या करें। तो इन टू प्रमोट द बुद्धिस्ट लिटरेचर इट वॉज डिसाइडेड कि अब हम एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि जितनी भी टीचिंग्स हैं जो बुद्धा ने हमें, जो भी धम्मा उन्होंने प्रमोट करा है, जो भी उन्होंने हमें बताया है, जो भी हमने सुना है अपने कानों से, बुद्धा से खुद स्वयं भगवान ने जो हमें बताया है, अब हम उसको टीचिंग के टेक्स्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसीलिए जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसका पर्पस क्या था, जो फर्स्ट थी उसका पर्पस ये था कि जितने भी बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनकी डेथ के बाद उसका कंपाइलेशन किया जाए। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज होती है वो होती है राजगृह में। राजगृह क्या है? राजगृह वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, याद रखिएगा। मगध जो कि महाजनपद था, एक बहुत बड़ा बहुत फेमस महाजनपद हुआ है। अशोक, है ना, बिम्बिसार, ये सब जितने भी महान किंगडम्स हुए हैं, ये सब मतलब बेसिकली ये मगध एक महान किंगडम, जितने भी राजा हुए हैं वो सब मगध से बिलोंग करते थे। तो मगध की 2 कैपिटल थी, एक थी राजगृह ओल्ड कैपिटल, फिर जब न्यू बनती है वो बनती है पाटलिपुत्र अशोक के टाइम पे, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फिर ये पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो हमारी राजगृह में होती है, यानी कि बिहार में। ये स्टेट भी आपको याद रखना है। जितनी भी काउंसिल्स रहेंगी बुद्धा की, 4 रहेंगी टोटल, 3 होंगी बिहार में, सिर्फ एक होगी वो कश्मीर में होगी। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। 483 BC, देखिए अब ये थोड़ा कन्फ्लिक्टेड रहता है, कहीं पे 487 भी लिखा रहता है, जैसे महावीर स्वामी के बर्थ के ऊपर रहता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। तो जिस साल उनकी डेथ हुई थी, इन द सेम ईयर एट द एज ऑफ 80, इट वॉज डिसाइडेड कि एक काउंसिल ऑर्गेनाइज करी जाती है, जिसको पैट्रनाइज करने वाला किंग था अजातशत्रु, जो कि हरण्यक डायनेसिटी का राजा था, ठीक है। और उसको चेयरपर्सन, इसको प्रेसाइड किसने किया था? महाकश्यप या महाकसप्पा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। फिर इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में किया जाए, ताकि जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं उसको प्योरिटी, उनकी बुद्धा की टीचिंग्स की प्योरिटी बनी रहे। फिर इसमें क्या क्या पैट्रनाइज होते हैं, इसमें बुद्ध लिटरेचर के 2 कैनोनिकल टेक्स्ट बनते हैं, जो मेन, जो सबसे बड़े टेक्स्ट हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिपिताकाज होते हैं बुद्ध लिटरेचर के। एवरी टीचिंग ऑफ द बुद्धिज्म इज कंपाइल्ड इन इट्स 3 कैनोनिकल टेक्स्ट विच इज नोन एज त्रिपिताकास। तो उनमें से 2 जो होते हैं, विनय पिताका एंड सूत पिताका, और पीतक, यू कैन से दैट, ये इन फर्स्ट काउंसिल में फॉर्म होते हैं, राइट। फर्स्ट काउंसिल में हमारे ये फॉर्म होते हैं। तो पहला जो है विनय पिताका और विनय पीतक, इसको उपाली नाम के एक शख्स थे जिसने कंपाइल किया था या फिर कंपोज किया था। अब इसमें क्या होता है, देखो ये भी आपको याद होना चाहिए कि विनय में क्या होता है, मॉन्क एंड नन्स के जो भी रूल्स होते हैं वो लिखे होते हैं। अब आप इसको कैसे याद रखते हैं कि मॉन्क एंड नन को विनम्र रहना होता है, ठीक है, वो विनम्र होते हैं, इसीलिए विनय पिताका। फिर होता है सूत पिताका, सूत का मतलब होता है थ्रेड और डायलॉग। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भी बुद्धा ने कहा, जितनी भी टीचिंग्स बुद्धा ने कही, उसको इजी फॉर्मेट में, थ्रेड से मतलब कि उसको ऐसे ढंग से समझाया जाए कि आम पब्लिक को समझ आ जाए। तो इसीलिए सूत मतलब धागा, डायलॉग, जब हम किसी से बात करते हैं तो एक थ्रेड बन जाता है। जब हम ट्विटर या एक्स, जो कि आज की तारीख पे एक्स
या इंस्टाग्राम भी आप देखते हैं तो उसमें एक थ्रेड होता है कि जब हम एक डायलॉग, हम एक मतलब सीरीज़ बनाते हैं तो दैट इज़ अ थ्रेड। तो इससे आप सूत्र से आप याद रख सकते हैं कि डायलॉग फॉर्मेट में जितनी भी टीचिंग्स थी बुद्धा की वो इसमें थी, और ये किसने कंपाइल किया था? आनंदा ने या आनंद ने, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑल अबाउट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब ये दोनों ही जो हैं, हमने देखा था कि जो हमारे जैन धर्म की टीचिंग्स थे महावीर स्वामी की, वो प्राकृत लैंग्वेज में थी, और ये दोनों आपकी रहेंगी पाली लैंग्वेज में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बोथ दोनों ही ये पाली लैंग्वेज में रहेंगी। अब जब हम सेकंड काउंसिल पर आते हैं, तो जो सेकंड काउंसिल थी, जब सेकंड काउंसिल आई तो आते आते डिबेट हो गई बुद्धा के दो, मतलब बुद्धिज़्म दो सेक्ट में बट गया, इनके बीच में डिबेट हो गई। क्यों? क्योंकि पहले कुछ लोग ऐसा थे, वो ये कह रहे थे कि जो विनय पिटका है उसमें हम कुछ और रूल्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब जो और रूल्स ऐड करने की बात हो रही थी तो वो बेचारे कम थे, मेजॉरिटी में नहीं थे, वो कम थे इन नंबर, तो इसीलिए ये ज़्यादा वालों ने इनके ऊपर धावा बोल दिया कि तुम तो ऑर्थोडॉक्स हो रहे हो, तुम तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, निकलो निकलो निकलो, ठीक है। तो अब ये हुआ कि अब जो और ऐड करने की बात कर रहे थे उनको स्थावीरवादी या फिर थेरावादीन कहा गया, या फिर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट कहा गया बुद्धिज़्म का, और जो न्यू इवॉल्व होकर आए वो महासंघिकास होकर आए, ठीक है। महासंघिकास के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी में भी पूछते हैं और यूपीएससी में भी पूछते हैं। जब हम पीवाईक्यू से डील करेंगे देन वी विल सी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होती है? वो भी वैशाली में होती है, जो कि आज की डेट में कहाँ पर है? बिहार में है। इसको पैटर्नाइज करता है काल अशोक, और इसको चेयरपर्सन, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? साबा कामी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब आती है आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये आपको सब याद रखना है कि किसने, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि विच मतलब काउंसिल वॉज पैट्रोनाइज बाय होम, पैट्रोनाइज का ही ज़्यादातर आता है। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज करने वाले कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन अशोक होते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको सभी को पता है कि इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग वॉर के बाद से ही अडॉप्टेड द बुद्धिज़्म रिलीजन, एंड इसी काउंसिल के इसी उसमें उन्होंने भेजा था अपने बच्चों को, वो जो उनकी संघमित्रा थी, और जो बुद्धिस्ट मिशनरीज़ के लिए जो भेजा था, ये यहीं तभी पॉसिबल हुआ था। फिर पाटलिपुत्र में होती है, ये अगेन बिहार में होती है, और इसके चेयरपर्सन होते हैं मोगलीपुत्र तीस, ठीक है। अब इसमें जो कंपोजिशन होता है वो होता है फाइनली द थर्ड पीतक ऑफ व्हाट? बुद्धिज़्म। हमने पता था त्रिपिताका यानी कि 3 बास्केट, जिसमें से सबसे पहली हमारी विनय, फिर सूत, एंड द थर्ड इज अभिधम्म, ठीक है। अभिधम्म में क्या है? अभिधम्म में ऐसा क्यों हमें रीज़न, मतलब देखो 2 ऑलरेडी हो गई जिसमें हमें रूल्स रेगुलेशन पता चल गए, बुद्धिस्ट की टीचिंग आ गई, लेकिन और वो भी डायलॉग फॉर्म में, इतनी इजी फॉर्मेट में। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो हमें ये थर्ड काउंसिल करनी पड़ी या फिर हमें तीसरी बुक बनानी पड़ी? तो उसका रीज़न ये था कि विनय पिताका की जितनी भी टीचिंग्स थी ना, या फिर दिस इज़ अबाउट सूत पिताका, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सूत पिताका की जो टीचिंग्स थी वो और सिस्टमैटिक ढंग से करने के लिए, और क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में करने के लिए, कि जिससे अगर वो और इजी तरीके से लोगों को समझ आए, उसको उस ऑर्डरली उसको अरेंज करने के लिए, और साथ ही थॉरो स्टडी करने की, उसकी एक थॉरो स्टडी करने के लिए इसको कंपोज किया गया, राइट। और ये बोलते हैं कि ये इन्होंने ही कंपोज करी थी, ठीक है। इसका एज सच कोई एविडेंस नहीं है, तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, राइट। जिसके प्रॉपर एविडेंस होते हैं, प्रमाण होते हैं, उसी पे क्वेश्चन आता है। आपको याद रखना है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैट्रोनाइज बाय अशोक, एंड सेकेंड बाय व्हाट? काल अशोक, ठीक है ना। सेकेंड बाय काल अशोक एंड थर्ड इज फॉर अशोक, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अशोक जो था वो थर्ड था अपनी पीढ़ी में, अपनी मौर्यन डायनेसिटी में थर्ड किंग था, तो इसलिए उसने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट। दिस यू कैन रिमेंबर इट वेरी वेल। अब लास्ट आती है आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि कश्मीर में हुई थी, ठीक है। फोर्थ इज विद योर कश्मीर। शुरू की 3 बिहार, फिर फाइनली लास्ट वाली हो गई आपकी कश्मीर। प्लेस कश्मीर हो गया। किसने करी थी? ये 1st सेंचुरी एडी में होती है, 4th सेंचुरी एडी और 1st सेंचुरी एडी। इट इज़ आई थिंक 1st to 4th सेंचुरी, ये फर्स्ट होगा, तभी मैं बोलूँ दिस इज़ योर 1st सेंचुरी एडी। आई रियली डोंट नो वाई मेकिंग PDFs, ये क्यों मिस्टेक्स होती हैं, सॉरी फॉर द एरर, राइट। दिस वॉज पैट्रोनाइज बाय कनिष्क एंड चेयरपर्सन कौन थे? वासुमित्रा। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो कनिष्क था ना, उनके एक स्पिरिचुअल गुरु थे जिनको हम क्या बोलते हैं? अश्वघोष।
अश्वघोष जो थे वो इनके स्पिरिचुअल गुरु थे और इनको फर्स्ट ड्रामेटिस्ट भी बोला जाता है। संस्कृत भाषा के दिग्गज माने जाते हैं। ये ड्रामेटिस्ट थे ये पहले, यानी कि जो ड्रामा लिखते हैं, ठीक है। इन्होंने ये अटेंड करी थी। कनिष्क कोई भी काम करते थे तो इनसे पूछ कर करते थे। तो ये भी बोलते हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में अश्वघोष का भी प्रेजेंस था। अब फाइनली इस बुद्धिस्ट काउंसिल में एक बहुत ज़्यादा डिबेट भी होती है, लड़ाई भी होती है। ऐसा सुना है कि बहुत बुरी लड़ाई होती है, राइट, जिसमें फाइनली जो बुद्धिज़्म होता है वो 2 सेक्ट में बट जाता है, 2 धर्मों में बट जाता है, एक लेसर व्हीकल और एक ग्रेटर व्हीकल। पहले तो ये व्हीकल है क्या? व्हीकल का मतलब होता है यान। यान मतलब अ मीडियम टूवर्ड्स द साल्वेशन और टूवर्ड्स द निर्वाण, कि एक ऐसा यान, एक ऐसा व्हीकल जो हमारी हेल्प करे या जो हमें लेकर जाए। देखो व्हीकल या फिर यान का क्या मतलब होता है, ठीक है। यान के थ्रू चंद्रयान है, तो चंद्रयान में बैठकर हम चांद पर गए, ठीक है। हम नहीं गए, मतलब इसरो ने भेजा उसको चांद पर स्टडी करने के लिए, ठीक है। वायुयान जो होता है हमारा हवाई जहाज होता है, वो क्या, तो मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो माध्यम है वो यान है। तो इसीलिए ये जो महायान वाले लोग थे ना, इसमें था क्या, देखिए ये डिबेट थी 2 लोगों के बीच में। कैसी? अल्टीमेटली जो बुद्धिज़्म का गोल होता है वो होता है टू अटेन द निर्वाणा, ठीक है। निर्वाणा मीन्स टू अटेन द नॉलेज, राइट। अब ये बोल रहे थे कि ये जो है ना, दिस इज़ अ लेसर गोल, दिस इज इक्वल्स टू अ लेसर गोल, ठीक है। मतलब महायान वालों ने ये बोला। अब देखो पहली बात तो ये कि ये इन लोगों ने अपने आप तो कोई अपने आप को हीन तो बोलेगा नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत हीन भावना रखती हूँ, मैं अपने लिए तो नहीं बोलूँगी ना, या आप अपने लिए बोल सकते हो कि यार ये देखो मैं तो बहुत ही इन्फीरियर हूँ, कोई अपने आप को नहीं बोलता है। तो ये कौन बोलेगा? ये इन्होंने इनको बोला। क्यों बोला? इन्होंने बोला कि आपका जो पर्पज़ है ना, सिर्फ निर्वाणा को खुद से प्राप्त करने का, आपका सेल्फ गोल है, ठीक है। आप खुद सेल्फ सेंटर्ड हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। लेकिन इसीलिए ये क्या है, ये एक लेसर गोल है। ये इज इक्वल्स टू यहाँ लगा दूंगी मैं, इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ लेसर गोल। एक्चुअल में जो मेजर गोल है वो क्या होना चाहिए, वो ये है बोधिसत्व बनो। बोधिसत्व कौन होते हैं? ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। बोधिसत्व एक कॉन्सेप्ट है बुद्धिज़्म में। ये वो होते हैं जो अपने निर्वाणा को रोक कर रखते हैं, मतलब जो निर्वाणा से जस्ट एक स्टेप दूर होते हैं, इसीलिए ताकि ये दूसरों की मदद कर सके निर्वाणा प्राप्त कराने में, राइट। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि ये एक महाकरुणा का कॉन्सेप्ट है। महाकरुणा मतलब ग्रेटर गुड, ग्रेटर काइंडनेस। इसीलिए हम महायान हैं। यान क्यों है? क्योंकि हम हेल्प करा रहे हैं, किसी और की हम हेल्प करा रहे हैं ताकि वो भी निर्वाणा प्राप्त कर सके, वो भी बोधिसत्व बन सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो इसीलिए हमारा जो कॉज है दैट इज़ मोर ग्रेटर गुड। जैसे प्लेटो बोलता है ना, हम ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, दैट इज़ वाई हम महायान हैं और तुम हीनयान हो। फाइनली ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो महायान थे ये फिर बाद में क्या करते हैं, ये मूर्ति पूजा भी करनी स्टार्ट कर देते हैं अपने बोधिसत्व की, ठीक है। और बोधिसत्व बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बोधिसत्व बनने के लिए आपको 10 परफेक्शंस चाहिए होती हैं। वो 10 परफेक्शंस क्या, क्यों, इतना आपको डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है। बस आपको याद रखना है कि 10 परफेक्शंस इज इक्वल्स टू पारामीताज। पारामीताज मतलब ये 10 ऐसे परफेक्शन होने चाहिए, तब जाके आप बोधिसत्व बन सकते हैं, राइट। और फिर आपका लास्ट स्टेप क्या रह जाएगा? निर्वाण रह जाएगा। और फिर इन लोगों ने अपनी मूर्ति पूजा भी करनी स्टार्ट कर दी और इन्होंने संस्कृत को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि वो क्यों डिक्लाइन हुआ बुद्धिज़्म, क्योंकि जो ओरिजिनली जब वो संस्कृताइजेशन के अगेंस्ट थे, बुद्धा स्टार्टेड, मतलब जो भी कुछ हुआ उनका पाली लैंग्वेज में हुआ ताकि कॉमन लोगों को समझ आए, है ना। लेकिन अब इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने एक तो मूर्ति पूजा डाल दी, ठीक है, और दूसरी चीज़ संस्कृत की, पाली की जगह इन्होंने संस्कृत को घुसा दिया। अब संस्कृत में इन्होंने अपना एक अलग लिटरेचर निकाला जिसको वैपल्य सूत के नाम से जाना जाता है। वैपुल्य सूत करके इन्होंने अपना एक अलग लिटरेचर, ये सब मैंने PDF में नहीं डाला है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, बिकॉज समथिंग यू शुड नोट इट बाय योर सेल्फ, राइट। अगर हम स्पून फीडिंग करेंगे तो दैट विल बी PDF, फिर आप सब चीज़ें उसी पर डिपेंड कर छोड़ देंगे। तो समथिंग देयर शुड बी कि आप थोड़ी मेहनत खुद से करें, राइट। डेलिबरेटली मैं सारी चीज़ें PDF में नहीं डालती हूँ, राइट। वैपुल्य सूत किसने बनाया था? महायान वालों ने बनाया था अपना एक अलग। किस में था ये? संस्कृत में था। और 5 बोधिसत्व जिनके नाम आप याद रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
एक थे आप इनके बारे में ना हम थोड़ा मैंने डिटेल्स नहीं दी हैं क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन ऐसा सच आया नहीं है, बस नाम आया है। जैसे हमने उसमें देखा था वो जो ब्रह्मवादिनीज थी उनके ऊपर क्वेश्चन था ना, ऐसे ही ये आपका एक आधी क्वेश्चन आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जो स्तूप बनते हैं या फिर जो भी वो बनते हैं उसमें इनका बहुत ज़्यादा वो होता है डिस्क्रिप्शन। जैसे अवलोकितेश्वर थे, वो अपने लेफ्ट हैंड में लोटस लेके बैठे होते थे। लोटस का एक बहुत इंपॉर्टेंस है बुद्धिज़्म में, राइट। इसीलिए ये देखो मैंने इस पर लोटस भी बनाया हुआ है ये, राइट। तो लोटस का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है। और ये जो तारा हैं ये भी इनके हाथ में लोटस मिलता है, इनके राइट हैंड में मिलता है, अवलोकितेश्वर के लेफ्ट हैंड में मिलता है। और तारा ब्लू लोटस लेके बैठते हैं अपने हाथ में। तो इनके बारे में हम उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। बस आप ये रट्टा लगा लीजिएगा, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी एंड तारा, ये 5 ऐसे महान बोधिसत्व हुए हैं जिनको बुद्धिज्म में याद रखा जाता है। So this was about the Buddhist councils. In next video I feel we would be dealing with the all 3 sect of Buddhism, जो उनके divisions हैं। ये इसका आपका एक मतलब क्रक्स है, आप इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, आप ईयर्स में कंफ्यूज मत हुएगा, अननेसेसरी कोई नहीं पूछता। 483 भी कर सकते हो इसको और 383 भी कर सकते हो, इनमें पूरे 100 ईयर्स का फासला था, ठीक है, राइट। सो इनका दूसरा नाम उपगुप्त भी था, ये भी याद रख लेना आप। So this was all about the Buddhist Council. I hope you have liked our videos. Keep liking it, keep subscribing it, and keep sharing it. Thank you so much.